हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन 2024-25 की हम शुरुआत कर रहे थे और मैंने आपको बताया हुआ था कि कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जो फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर हमारा रहा है वो क्लास 10th को लेकर रहा है। आज की वीडियो में या इस वाले वीडियो में हम क्लास 11th की बात करेंगे। क्लास 11th की जो बेसिक है थोड़ा उसकी चर्चा हम करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर 1 पर आ जाएंगे। चैप्टर 1 से पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्यों जान रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप क्लास 10th से 11th में आए हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए नई होने वाली है जिनको आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम जैसे 11th की फिजिक्स है और 12th की फिजिक्स है, अभी कंडीशन क्या होगी, बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, बहुत सारे ऐसे सिंबल आएंगे जो मैं बोलूंगा जरूर मगर आपको समझ में कम आएंगे। या फिर कंडीशन क्या बनेगी, आप पहली बार उनको सुन रहे होंगे, या कंडीशन क्या बनेगी, आपने पढ़ा जरूर है मगर भूल गए हो। तो उस कंडीशन को देखते हुए आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जहां पे मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, कुछ अवकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र और त्रिकोणमिति के सूत्र और इसके अलावा बीजगणित के सूत्र बता दूंगा और कुछ सिंबल्स आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उनका फायदा हो जाए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी आप रख लेंगे। ठीक, तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारा सिलेबस है, जो हमें अपडेट सिलेबस पढ़ना है, मतलब 2024-25 के लिए 2024-2025 के लिए जो हमें सिलेबस पढ़ना है उस पर सबसे पहले हमें फर्स्ट यूनिट देखने को मिलेगी, मात्रक और मापन। और फर्स्ट यूनिट मात्रक और मापन में जो पहला अध्याय होगा जिसपे होगा मात्रक और मापन। अब मात्रक और मापन हमने बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़े हैं, भौतिक राशियों की विमाएं हमने देखा था। भौतिक राशि की विमाएं जब हम देखेंगे तो वो देखेंगे हम सार्थक अंक और उसकी विमाएं, त्रुटियां देखेंगे इसके साथ में। जब हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो भौतिक राशि में हमने 4 एसआई पद्धति जो हमने पढ़ा है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमपीएस पद्धति और एसआई पद्धति, इनकी भी हम बात करेंगे। जो हमारी मूल राशियां हैं ये कितनी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं ये कितनी राशियां हैं, ये सारी बातें हम चैप्टर्स में करने वाले हैं। ठीक, अध्याय 2 में सार्थक अंक एवं विमाएं। सार्थक अंक मतलब हम पॉइंट्स वाले ऐसे नंबर लिखते हैं 0.1473। अब ऐसे हमने लिखा है तो भाई सार्थक अंक कौन सा होगा या कितने सार्थक अंक है ऐसा पूछा जाएगा, तो वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। विमीय सूत्र मतलब MLT, इसकी बात कर रहा हूँ, LT इसकी बात मैं कर रहा हूँ। किसी भी जो सदिश राशि होंगी हम जिनके विमीय सूत्र बनाएंगे, कोई भी भौतिक राशि हैं जिनके हम विमीय सूत्र बनाएंगे, तो विमीय सूत्र में मेनली हम M, L और T को लेके चलेंगे। वैसे तो हमारे पास 7 मूल राशि हैं और उन 7 का यूज हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लगा के करते रहेंगे। ठीक, ये होगी आपकी यूनिट 1 की बात। यूनिट 2 में आप क्या पढ़ेंगे, शुद्ध गतिकी, जहां पे आप शुद्ध गतिकी की बात करेंगे। वहां पे फर्स्ट टॉपिक आप लेंगे कलन। अब इस पे अवकलन आप सीखने वाले, थोड़ा सा समाकलन सीखेंगे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर उसी में शुद्ध गतिकी में ही आएगा, सरल रेखा में गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही होगी, मतलब मैं कह सकता हूँ ट्रेन की गति, ये लीजिए, ये सरल रेखा है और यहाँ से ट्रेन आगे की तरफ चल रही है, इसे हम बोलेंगे सरल रेखा में गति। ठीक, फिर इसी में थर्ड पोर्शन में क्या आएगा, इकाई 3 में क्या आएगा, सदिश विश्लेषण। एक्स वाई जेड मतलब आई जे के गुणांक आपने पढ़ा होगा, है ना। कार्तीय निर्देशांक आपने पढ़ के आया हुआ है। कार्तीय निर्देशांक जब आपने पढ़ा हुआ था तो कक्षा 10वीं तक के जो अभी सिलेबस में है वो द्विविमीय, मतलब कि सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात होती है। मतलब अगर यहाँ पे बिंदु P होता है तो इसके निर्देशांक, बिंदु P होता है तो इसके निर्देशांक x, y आप लिखते हैं। मगर कंडीशन क्या होगी, मैं बोलता हूँ तीसरी जो भुजा है ना, ये ऐसे कुछ बाहर है, जैसे ये पेन है ये कुछ इस प्रकार से बाहर रखा है, इसे बाहर की तरफ उभरा हुआ, मतलब 3D शेप की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी त्रिविमीय आकृति है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मैं इसको z अक्ष ले रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। तो ये z अक्ष से भी तो कुछ दूरी पे होगी, तो जब इसके निर्देशांक हम देखेंगे तो इस बिंदु के निर्देशांक x, y, z होने वाले हैं। ठीक, ये हम देखेंगे सदिश विश्लेषण के साथ में। समतल में गति, जब वस्तु क्षैतिज गति कर रही होगी, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही होगी, जब वस्तु प्रक्षेप गति कर रही होगी, वो सारे गति वाले कॉन्सेप्ट हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर क्या आएगा, गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, 3 नियम दिया था। ठीक, 3 नियम थे, 3 समीकरण थे, वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा गति के नियम कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, गति के नियम में क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्टली हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसी में अगला टॉपिक आपको मिलेगा घर्षण। अब जब आप गति पढ़ लेंगे तो गति को रोकने के लिए भी किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी और उस इक्विपमेंट द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसे ही हम क्या बोलने वाले हैं, घर्षण। ठीक, फिर उसी में एक चैप्टर पढ़ेंगे हम एक समान वृत्तीय गति की। एक समान वृत्तीय गति किस कंडीशन में, मैं बोलता हूँ एक चौराहा है, देखिए ये चौराहा आपके साइड में कहीं पे आपने देखा होगा, इस प्रकार से रोड होती है। अब कोई गाड़ी यहाँ से आई है, अब ये यहाँ से जैसे यहाँ पे मूव करती है तो आप क्या देखते होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में या इधर, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। जिधर साइड गाड़ी आपकी मुड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स महसूस होता है। आपको लगता है कि यार मुझे कोई धकेल रहा है, या लगता है कि यार मुझे कोई खींच रहा है। तो जो खींचने या धकेलने का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फोर्स लग रहा है उसे बोला जाएगा अभिकेंद्री बल, और उस अभिकेंद्री बल की चर्चा हम करेंगे इन वाले चैप्टर्स में। ठीक, फिर आगे है कार्य, ऊर्जा और शक्ति।
कोई वस्तु द्वारा कार्य कब किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला भी बनाएगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, इसकी बात होगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट की बात होगी कि लगाया गया बल, जैसे आपने किसी वस्तु पे बल लगाया और वस्तु का विस्थापन होता है तो आप बोलेंगे हाँ इस वस्तु पर कार्य किया गया है। ठीक, ऊर्जा, उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे कितनी ऊर्जा व्यय होती है, या फिर किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने पे कितनी ऊर्जा व्यय होती है, इस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर तीसरा है शक्ति। अब शक्ति की बात कैसे करते हैं, देखो मान लेते हैं दो व्यक्ति है, एक छोटा सा बच्चा है मैं बोल देता हूँ, और एक बड़ा सा व्यक्ति है। ठीक, अब कंडीशन क्या होगी, जो बड़ा व्यक्ति होगा इसके कार्य करने की दक्षता, मैं बोलता हूँ कि एक काम तो हमको इनसे करवाना है, दोनों से करवाना है, जो बड़ा व्यक्ति है वो 2 घंटे में कर लेता है और छोटा व्यक्ति जो छोटा सा बच्चा है वो पूरा दिन लगा देता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई उसकी क्षमता उतनी थी, इसकी क्षमता इतनी थी कि इसने 2 घंटे में कर लिया, इसकी क्षमता इतनी है कि ये पूरा दिन लगा रहा है। तो उस कंडीशन के बाद में मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, मतलब इसकी शक्ति कितनी और इसकी शक्ति कितनी। तो वैसे हम कार्य कराएंगे मशीनों से, और जब मशीनों से कार्य कराएंगे तो हम मशीनों की भी क्षमता चेक करेंगे और फिर निकालेंगे कि भाई मशीन की शक्ति। तो वही चीजें कहाँ पे लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगेगी, मतलब जो आपके बल्ब आते हैं, विद्युत मोटर आती है, कोई भी यांत्रिक उपकरण आते हैं, तो फिर उनकी भी शक्ति चेक की जाती है। वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, कणों के निकाय की घूर्णी गति और दृढ़ पिंड। जब हम इसको देखेंगे तो इस पे एक चैप्टर आएगा, कणों के निकाय की घूर्णी गति, मतलब कि कोई पिंड है और वो चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। ठीक, फिर एक अगला टॉपिक अपना आएगा, यूनिट 7 में आएगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में भी 2 टॉपिक हमें पढ़ने होंगे, एक तो गुरुत्वाकर्षण और दूसरा उपग्रह की गति। अब गुरुत्वाकर्षण हम किस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, गुरुत्वाकर्षण हम कहाँ पे देखते हैं कि कोई भी वस्तु है वो ऊपर से गिरती है तो हमेशा नीचे आती है। ये कहाँ तक अप्लाई होगा, पलायन वेग किसे कहते हैं, या जो उपग्रह है ये पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूम रहे हैं, जो चंद्रमा है ये अपनी गति कैसे दिखा रहा है, साथ में जो सूर्य है क्या ये जो सूर्य है ये इसका एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, क्या इससे बाहर जाने पे ये अपनी गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाता है क्या उसको लगाना बंद कर देगा। बहुत सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर आएगा स्थूल द्रव्यों के गुण। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ठोसों के आंतरिक गुण। जो भी ठोस है उसके आंतरिक गुण, मतलब उसके जो क्रिस्टल है, उसके जो अणु है वो एक दूसरे से कितने मौजूद, एक दूसरे से कितने फंसे हुए हैं, वो ठोस है, द्रव है, गैस है, अब फिर वो लिक्विड फॉर्म में है, उसके परमाणु कितने जोर से सटे हुए हैं, वो वाली चीज। फिर उसी में पढ़ेंगे तरलों के यांत्रिक गुण। कोई भी लिक्विड फॉर्म है उसमें अब उसके अणु कितनी कितनी दूर है, क्या वो कोई गुण रखता है, कोई श्यानता का गुण है, कोई तन्यता का गुण है, कोई प्रत्यास्थता का गुण है, कोई भंगुरता का गुण है, वो इन वाले कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं। ठीक, फिर तलरों का यांत्रिक गुण, वो भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, 3 पार्ट में हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य कोई लिक्विड है उसको गर्म करते हैं तो उस पर क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है, क्या क्या गुण लगते हैं, क्या क्या कंडीशन वहां से निकल के आती है, वो हम इन चैप्टर्स पे देखेंगे। फिर अगला 8वीं इकाई में हमारे पास आएगा ऊष्मा गतिकी, जिसपे एक ही चैप्टर होगा ऊष्मा गतिकी, जहां पे हम देखेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे प्रवाहित हो रही है। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आदर्श गैसों का व्यवहार और गैसों का अणुगति सिद्धांत। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NRT, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, बहुत सारे नियम आएंगे जो इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ने होंगे। फिर हम बोलेंगे कि भाई गैसों को हमने संपीड़ित कर दिया है, तब उस पर क्या प्रभाव होने वाला है, ताप का क्या प्रभाव होगा, दाब का क्या प्रभाव होगा, वो वाली सारी चीजें हम इन चैप्टर्स में देखने वाले हैं। फिर क्या आ गया, अणुगति सिद्धांत, इसी में चैप्टर होगा। ठीक, लास्ट यूनिट हमारी होगी दोलन एवं तरंगे। अब क्या है इसके लिए कंडीशन, एक चैप्टर होगा दोलन, एक चैप्टर होगा तरंग। सरल लोलक आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो पेंडुलम वाली घड़ी जो है वो जरूर आपने देखा होगा। उसके बीच में एक पेंडुलम लगा होता है और वो क्या कर रहा होता है, वो दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा होता है, 1 सेकंड में इधर, अगले सेकंड में इधर, फिर 1 सेकंड इधर, फिर अगले सेकंड। वो वाली जो चीजें हैं वो हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, तरंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपके तक मेरी आवाज जा रही है, ये कैसी तरंग है, मतलब तरंगों के हम प्रकार पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहेंगे, तरंग संचरण की दिशा के अकॉर्डिंग हम इसे पता करेंगे कि कौन सी जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है और कौन सी तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, उम्मीद है कि जो यहाँ तक चला है वो आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझ आया होगा। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, जो सिलेबस था उसकी बात हो रही थी। अभी आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, कुछ प्री कक्षा